Assalamu alaikum ji and welcome back to our channel Stars with HK in another episode। और हमारा आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है स्ट्रैटेजीज टू एजुकेट एंड रिड्यूस स्टिग्मा इन स्पेशल नीड्स केयर। यानी क्या हिकमत अमली हम ले सकते हैं टू एजुकेट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और स्टिग्मा को स्पेशल नीड्स केयर में कम करने के लिए। वी होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दीगर लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है कराची से सैयदा आना हसन ने, जो कि कंसल्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और सेंसरी इंटीग्रेशन है। इसके अलावा सर्टिफाइड रिहैब प्रैक्टिशनर हैं और ब्रांच लीड हैं एट शीफाम वेलनेस प्लेस नॉर्थ नाज़िमाबाद में। थैंक यू वेरी मच मिस आना हसन कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, वक्त दिया एंड वेलकम टू आवर चैनल। Walaikum Assalam, Sir Humayun, and thank you so much, especially for you and your YouTube channel. And firstly, congratulations to you and your successful programs in your YouTube channel. So, मेरे लिए आज बहुत प्राउड की बात है कि मैं आपके साथ मिलके कोलैबोरेटेड अवेयरनेस सेशन कर रही हूँ एंड होपफुली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जाएगा और इससे सोसाइटी में और हमारे जितने भी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स जी। तो मैंने तो आपका तारुफ बहुत मुख्तसर सा कराया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को डिटेल में करा दें अपने, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी आसानी होगी। जी सर, ज़रूर, श्योर। नाम आपने पहले ही मेरा बता दिया है, सैयदा आना हसन। और बेसिकली मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में DUHS से, IPMR से, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में बैचलर्स किया है 2011 में। और मेरा पाइनियर बैच था, फर्स्ट बैच था। देन मैंने स्टार्ट किया अपनी जॉब 2011 से ही, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 2011 से अब तक मैं लगाऊं तो ये मेरी 14-15 साल की टोटल जर्नी रही है, जिसमें मैंने मल्टीपल रिनाउंड हॉस्पिटल सेटअप में, प्राइवेट सेटअप्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, इंडोर आउटडोर टर्शरी केयर में रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज अंजाम दी हैं। जिसमें मेरे पास न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर केसेस भी रहे हैं, जिसमें साइकेट्री बेस्ड मेरे पास सब्सटेंस अब्यूज ड्रग एडिक्शन के केसेस भी रहे हैं। साइकेट्री बेसिस पर मैंने पीडियाट्रिक एंड एडल्ट्स 1 के साथ भी काम किया है। प्लस मेरे पास फिजिकल साइड के भी पेशेंट्स रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट सेमेस्टर में DHS में जब हम पास आउट हो रहे होते हैं तो हमारे कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। वहाँ पर हम एक्सपोजर लेते हैं, फिजिकल साइड का भी, साइकेट्री साइड का भी। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर चेन है कि जो न्यूरोलॉजी है वो दो सब टाइटल्स में जो है वो डिवाइडेड है। एक फिजिकल साइड आता है और एक साइकेट्री साइड आता है। तो ये जो 14-15 साल की जर्नी है ये मिक्स्ड मल्टीपल चीज़ों में रही है, जिसमें न्यूरोलॉजी बेस्ड भी केसेस आते हैं, फिजिकल साइड भी बेसिस केसेस आते हैं, एंड साइकेट्री जिसमें सब्सटेंस अब्यूज ड्रग एडिक्शन के भी केस आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस 14-15 साल का पीडियाट्रिक्स में भी रहा है, एडल्ट्स में भी रहा है और एडल्टी वंस में भी रहा है। इसमें कोई एज लिमिटेशंस नहीं रही हैं जिसपे हमने काम किया हो। कम्युनिटी बेस्ड भी किया, रिहैबिलिटेशन बेस्ड भी किया, कोलैबोरेटेड सर्विसेज भी की, मल्टीपल स्कूल सेटअप्स में, कंपनीज में, बैंक्स में। क्योंकि मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने सिर्फ अपनी फील्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैंने ओवरऑल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को लीड भी किया। जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मुझे मिले वो इंडोर रिहैबिलिटेशन सेंटर प्लस कम्युनिटी बेस्ड, हम बाहर निकल के हमने मल्टीपल जो है वो अवेयरनेस कैंप्स किए, हमने अवेयरनेस कैंपेन्स की। और मल्टीपल हमने कोलैबोरेटेड बहुत सारे WHO बेस्ड जो है वो इवेंट्स किए, जिसमें अगर मैं रिनाउंड हमारे बहुत सीनियर लोगों का नाम लूं, जिसमें डॉक्टर रजा उर रहमान, जिन्हें सब जानते हैं, साइकेट्रिक कंसल्टेंट हैं हमारे रिनाउंड। और हमारे मोटिवेटर भी हैं जिन्होंने साइकेट्री हमें पढ़ाई, डॉक्टर अजमल काजमी, जो अपना खुद का भी जो है वो सेटअप रन कर रहे हैं।
और मेडिकल डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने कारवान हयात में बहुत बेहतरीन खिदमात जो है वो अंजाम दी हैं। तो सर की सुपरविजन में भी हमने बहुत बेहतरीन काम किया। इसके अलावा डॉक्टर ब्रिगेडियर शोएब अहमद जो डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर वाजदेव, डॉक्टर जूबिया, इसके अलावा डॉक्टर मसूद हमीद खान जो वाइस चांसलर रहे हैं। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक प्राइवेट सेटअप में सर ने ही लिया था और कोलैबोरेटेड UHS के साथ मैंने एक इंडिविजुअल बेसिस पर रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट डील किया, जिसमें कोयटा में कॉन्फ्रेंस में हमें फर्स्ट प्राइज मिला। सो अच्छा। ये मल्टीपल चीज़ें थी मेरी जर्नी की। इसके अलावा मैं बहुत पैशनेट थी स्कूल सेटअप से लेकर ही अब तक, और आगे भी इंशाल्लाह रहूंगी, with support of my family and obviously my husband as well. So आपको फैमिली बैकग्राउंड अगर बहुत सपोर्टिव मिल जाता है तो आपकी मोटिवेशन डबल हो जाती है। इसी तरह से मुझे शौक था स्क्रिप्ट राइटर ड्रामा जो है वो करने का। अब ड्रामे के नाम से आ जाएगा कि वो ड्रामा जो हम मीडिया में देख रहे होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ड्रामा नहीं। जो मेरी फील्ड है मुझे उसको हर तरह से प्रमोट करना था, चाहे वो मेरी क्लिनिकल OPD हो, चाहे वो मेरा डे केयर सेटअप हो, चाहे वो मेरे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस टेक्निक्स हो, लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल। एंड फिर मैंने सोचा कि यार अभी भी ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे लेक्चर्स को नहीं समझ पाते, हमारी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस को नहीं समझ पाते, हमारे टर्मिनोलॉजी बेस्ड जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, अगर हम बता भी रहे होते हैं तो वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज से देखें या जो ऐसे लेमैन पर्सन है जिनकी फील्ड ही नहीं है, तो वो क्या समझेंगे लेक्चर्स अगर हम बुला के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम ड्रामेटिकली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बल्क जो कि ड्रामा और प्रॉपर चैनल्स के न्यूज़ेस और ये मॉर्निंग शोज देख रहा होता है, तो वो एक ड्रामेटिकल वे में ही देख रहा होता है। तो क्यों हम्म। ना हम अपने केसेस, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों, चाहे वो रिकवर्ड केसेस हों, या चाहे वो ऐसे हों जिनमें आगाही हो कि फैमिली जो है वो कंपैरिजन कर रही हो और मैच कर रही हो कि हाँ, मेरे बच्चे के साथ या मेरे बहन भाई या मेरे माँ बाप के साथ या मेरे बिलव वन के साथ भी ऐसे ही सिम्टम्स हैं। अब हम्म। चाहे वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बेस्ड हो, चाहे वो साइकियाट्री बेस्ड हो, चाहे वो सब्सटेंस या ड्रग एड्यूस्ड पेशेंट्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हों। तो मुझे बहुत आसानी हुई और मेरा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि मैंने 50+ ड्रामा स्क्रिप्ट जो है वो लिखे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ह्यूज टीम मिली, जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी थे, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी थे, स्पीच थेरेपिस्ट भी थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, फिर आप सोशल वर्कर, सोशियोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, नर्सिंग डिपार्टमेंट एंड MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एज वेल। इसके हम्म। अलावा डी फार्मेसी के भी हमारे पास स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलके ये ड्रामा स्क्रिप्ट पे एक बेहतरीन रोल अदा किया। मैं सिर्फ एक प्राइवेट इदारे का नाम नहीं लूंगी, मैं हम्म। अभी तक मेरी जितनी 4-5 जॉब्स पे जर्नी रही है, मैंने इन तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो इम्प्लीमेंट करने की अपनी फील्ड में कोशिश की, कि ना सिर्फ मैं अपनी फील्ड प्रमोट करूं, जब पेशेंट केयर की बात आती है तो उसमें हर डिपार्टमेंट आता है जो अपना अपना रोल अपनी अपनी जगह प्ले कर रहा होता है। सो राइट। हम हमारा मकसद जो है वो इस ड्रामे को दिखाने का ये होता था कि हम अपनी सर्विसेज को प्रमोट करें, और जो हम्म। स्टिग्मा, जो टैबो, फैमिली, सिर्फ फैमिली नहीं बल्कि एंटायर जो सराउंडिंग में आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे सर्कल में आपके फ्रेंड्स हो, आपका स्कूल सेटअप हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, वो सारे लोग सफर कर रहे होते हैं। स्टिग्मा सिर्फ एक हम्म। फैमिली के लिए नहीं होता, माँ बाप के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा स्टिग्मा जो है सिर्फ एक प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होता, इदारों के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा स्टिग्मा जो है वो बच्चों से स्टार्ट होता है, जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जो हमारे बड़े या बूढ़े हैं, जो ज़ईफ लोग हैं, जो इन तमाम डिसऑर्डर से जो है वो गुजर रहे हैं। आप सोचें जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो क्या कथारसिस करते होंगे वो, जब फैमिली का हम्म। इतना कथारसिस होता है कि हमें ब्रेक देनी पड़ती है सर, कि रुक जाएं, अभी 1 घंटा हो हम्म। चुका है, अब हम दूसरी फैमिली को टाइम देंगे। तो आप सोचें कि जो लोग इस प्रॉब्लम के साथ गुजर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, उनका कितना कथारसिस होगा। अब उसमें भी बिल्कुल। लेवल्स होते हैं
कि जो बच्चे हम्म। हैं वो कभी बोल नहीं पाते, कभी वो अपने एक्सप्रेशन से, कभी वो अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, कभी अपने रिएक्शन से, टेंट्रम से, बिहेवियर से ये सारे कथारसिस कर रहे होते हैं। जो बड़े इसको होते हैं, हम जो खैर टीनेजर्स। इसको हम ये हमारा ये जो आज का सेशन है जो बेसिकली है भी इसी पे, तो आप काफ़ी जो है बेहतरीन कैंडिडेट हैं फॉर इस डिस्कशन को एलैबोरेट करने के लिए भी। तो हम इसी को आगे अपने सेशन में बाकायदा आगाज करते हैं, सो दैट बिल्कुल हम सर, उस बिल्कुल। सेशन की तरफ बढ़ें और हम जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं हमारे जहन में हम उनको डिस्कस कर सकें। तो अभी आपने बिल्कुल। जिक्र किया कि स्टिग्मा का और टैबूज का, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले ये तो बताइए कि क्या सबसे मोस्ट कॉमन स्टिग्मास या टैबूज हैं जो कि स्पेशल नीड्स क्लाइंट्स को, उनकी फैमिलीज को फेस करना पड़ता है, किन का सामना करना पड़ता है उनको? सर, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि स्टिग्मा कहूँ या टैबू कहूँ, ये जो स्टिग्मा और टैबू है, जैसे हम अभी कंटिन्यूएशन में बात कर ही रहे थे, ये सिर्फ फैमिली फेस नहीं कर रही होती, फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, ये एंटायर सर्कल हमारा फेस कर रहा होता है। अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ सिर्फ क्लाइंट्स की और फैमिली की, तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि अगर एक फैमिली में एक स्पेशल नीड का बच्चा डिलीवर हुआ, ठीक है, उस फैमिली को, अब फैमिली की भी नौयत है ना, हम्म। बहुत सारी फैमिली का बल्क ऐसा है जो क्वालिफाइड है, ठीक है, जिसे डिलीवरी के वक्त या डिलीवरी के बाद फौरन ही इनिशियल स्टेज पे बता दिया जाता है, वो अंडरस्टैंड करता है, इतनी अवेयरनेस रखता है कि हाँ, मेरे बच्चे के साथ 1 महीने के अंदर अंदर मुझे डॉक्टर्स ने बता दिया कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इनिशियल बेसिस पर तो हम फर्स्ट मंथ में डायग्नोस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अच्छा, दूसरा तबका हमारे पास ये आता है फैमिलीज का, जो कि पता होता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, देर कर देते हैं कि अरे, जॉइंट फैमिली है, इन लॉज भी हैं, फिर फैमिलीज भी हैं, फिर हस्बैंड भी हैं या वाइफ का भी, कोई भी जो है वो टारगेट में आ सकता है कि बच्चा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर लगेगी, सही हो जाएगा। अब उसमें डिलेड माइल्ड स्टोन हो, उसकी स्पीच का प्रॉब्लम हो, उसका बिहेवियर का प्रॉब्लम हो, वो वक्त गुजरता रहा। तीसरा हम्म। तबका हमारे पास कौन सा आ जाता है? जिसे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, जो हॉस्पिटल सेटअप्स में आई थिंक जाते भी नहीं हो डिलीवरी के लिए, ठीक है, वो तो हम्म। बिल्कुल ही अनअवेयर है। हम्म। अब बात करते हैं स्टिग्मा की। बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे को स्पेशल नीड्स यानी कि कोई न्यूरो डेवलपमेंटल या कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हुए, ठीक है, फैमिली ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, ठीक है, अब उसमें स्पीच भी आ गई, बिहेवियर भी आ गया, टेंट्रम्स भी आ गए, वॉट एवर, एडीएल्स भी आ गए, सारी चीजें आ गई। मैक्सिमम हमारे पास जो बल्क आ रहा होता है, मैं ये जर्नलाइज्ड वे में बात कर रही हूँ ओवरऑल, हम्म। चाहे वो रिहैब सेंटर हो, हॉस्पिटल सेटअप्स हो, ठीक है, या ओपीडी क्लिनिक्स हो, 3 साल 4 साल के बाद के बच्चे जो है वो आ रहे होते हैं कि अब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। वो जो शुरू का स्टेज होता है ना, वो फैमिली गुजार चुकी होती है, अब उसके भी फैक्टर्स होते हैं जो हम स्टिग्मा पे बात कर रहे हैं, हम्म। कि खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर माँ लेकर आ रही होती है, हम्म। ठीक है। अब मदर्स जो हैं वो खुद विलिंगनेस से लेकर आ रही होती हैं, या उनको इसमें बहुत वर्किंग करनी पड़ती है, सबको राजी करना पड़ता है, जिसमें उनके हस्बैंड भी शामिल हैं, उनके इन लॉज भी शामिल हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी शामिल है फाइनेंशियली, ठीक है। फिर उनके लिए एक स्टिग्मा यहाँ का भी शामिल है, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस या डिप्रेशन, के लोग क्या कहेंगे, हम्म। मैं हम्म। बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरा बच्चा पागल है, मेरा बच्चा एबनॉर्मल है, मेरा बच्चा दूसरे लोगों से पीछे है। ये स्टिग्मा मदर, पेरेंट, फैमिली ने फेस करना शुरू किया, ठीक है, फैमिली लेकर आई, फैमिली लेकर आ गई। अब बच्चा इनिशियली तो जो है वो सर्विसेज अवेल नहीं कर रहा कि फौरन से डायग्नोस करके और उस पे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन डाली जाती, और उसमें आउटकम जो है वो क्विकली आना शुरू हो जाते हैं। जब जितना आप लेट आओगे, जितना आप जो है वो लेट थेरेपी से स्टार्ट करोगे, डायग्नोसिस करोगे, क्योंकि हमारी हियरार्की क्या होती है, हमारी यही होती है कि हम सबसे पहले किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। इस सवाल में तो हम बाद में आएंगे, पहले हम स्टिग्मा और टैबू पे जो बात कर रहे थे उसमें थोड़ा हम्म। सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम अभी तक जो कि किसी को नहीं पता, टू बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट,
मैं इन 14-15 साल की आपको हिस्ट्री बता दूं सर, कितने केसेस मैंने हर डोमेन में देख डाले, लेकिन अभी तक 50 से 60% फैमिलीज ऐसी हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता हम पहले कहाँ जाएं, हम क्या हम्म। करें। पहले साइकोलॉजिस्ट, अच्छा उनका क्या काम आता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट का क्या है, स्पीच का पता है, चलो इतनी अवेयरनेस है कि चलो स्पीच है तो बोलने का काम हम्म। होगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं, अवेयरनेस नहीं है। तो स्टिग्मा हम्म। यहाँ से शुरू होता है। स्टिग्मा एक चीज पर रिलाई नहीं करता कि मैं अपने बच्चे को बाहर लेकर निकलूंगी जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। स्टिग्मा बहुत सारी चीजों पर है। फिर आसपास के जो केसेस देख रहे हैं, हर गली मोहल्लों में सेंटर्स खुल चुके हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। तो हम्म। फैमिली जो है वो 1 साल 6 महीने तो ये सोचने में ही लगा देती है कि अरे बिजनेस कमाया जा रहा है, पैसे हम्म। बन रहे हैं, हम्म। ठीक है हम बाहर निकालेंगे कुछ नहीं होगा, और भी तो बच्चे हैं उनको भी तो देखना है, और हम्म। भी अखराजात हैं उनको भी तो पूरा करना है, पता नहीं आउटकम आया या नहीं आया। और मैं एज अ मदर या एज अ फादर, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि फादर जो है वो लेकर आ रहे होते हैं, मदर जो है वो एग्री नहीं कर रही होती, डिनाई पर होती है कि नहीं आउटकम नहीं आएंगे, या मैं नहीं कराना चाह रही, या मैं घर पे ही कर लूंगी। हम्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है कि यार एक स्टिग्मा नहीं होता। हम जब स्टिग्मा टैबू की बात करते हैं, वो बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं, लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, आउटकम आएगा या नहीं आएगा। अरे हम जाएंगे तो एक प्रॉपर लाइन लग जाएगी कि पहले इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो स्टिग्मा मल्टीपल है। अच्छा, एक चीज मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि ये भी बताइए साहब कि इस स्टिग्मा की वजह से मतलब फैमिलीज की विलिंगनेस टू कि वो हेल्प सीक कर सकें उस पर भी फर्क पड़ता है। कह सकते हैं, पढ़ सकता है, क्योंकि वही बात आ गई सर कि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। एक करेक्ट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि हर फैमिली, जरूरी नहीं है कि उनके उस फैमिली में कोई ऐसा बच्चा बड़ा या बूढ़ा हो जो इन केसेस से सफर कर रहा हो। हम्म। उन्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने विलिंगनेस की बात की, हो सकता है अगर मैं 50% इसको एग्री भी कर लूं, लेकिन हम्म। 50% ये भी होता है कि हमने मल्टीपल सेटअप्स पे जो है ना वो एक साथ थेरेपीज करानी शुरू कर दी। हम स्कूल जा रहे हैं, पहली बात तो ये हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, हम नहीं मानते हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, हम्म। हम नॉर्मल स्कूल में ही एडजस्ट करवाएंगे कुछ भी हो जाए। अच्छा, नॉर्मल स्कूल में बच्चा गया, वहां पे मजीद बिगड़ना शुरू हो गया। क्यों? पेरेंट्स को ये नहीं समझ आता कि जो बाकी के एक क्लासरूम में कितने बच्चे होते होंगे, मैं अगर कम से कम लगा दूं 15 से 20 बच्चे होते होंगे, हम्म। ठीक है। उनमें 15-20 बच्चों में अगर 18 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं और 2 बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं, तो आप बताइए क्या वो एडजस्ट कर सकते हैं? हम्म। नहीं कर सकते। वो मजीद रिलैप्स में जाएंगे, मजीद उनको बुली किया जाएगा, मजीद उनकी मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो जो विलिंगनेस है ना, वो वहां पर भी होती है गलत डिसीजंस ऑफ फैमिलीज। हम्म। लेकिन फैमिलीज को आप क्या समझते हैं कैसे इफेक्टिवली एजुकेट किया जा सकता है, अवेयरनेस दी जा सकती है कि राइट प्रोफेशनल की हेल्प सीख करना उनको कितना फायदा दे सकता है। अच्छा सर, इसमें मैं ये बात बताना चाहूंगी कि क्योंकि हमारे मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, हमारे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कुछ चीजें गलत हैं वहाँ पे मेजॉरिटी चीजें हमारी सही भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे इदारे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज, होम विजिट्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, अवेयरनेस कोलैबोरेटेड इवेंट्स, साइको एजुकेशन, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी, साइको एजुकेशन पे बहुत काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सब प्रैक्टिशनर्स ने काम करते करते इतना लर्न तो जरूर किया है कि सबसे पहले जो फैमिली है ना उसको साइको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अब फैमिली हम्म। की साइको एजुकेशन में सिर्फ स्पेसिफिकली एक चीज नहीं आ गई कि वो जिस प्रॉब्लम के साथ आए हैं उनको बता दो, उसमें एक ओवरऑल प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम, आपका एक कंप्लीट पैकेज ऑफ ट्रीटमेंट की साइको एजुकेशन है, ठीक है। कि आपकी क्या हायरार्की होगी, आप किस कंप्लेंट्स के साथ आए हैं, आपको पहला दूसरा तीसरा किस तरह से जो है सीक्वेंसिंग जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है। इसके बाद उनको आगाही दी जाती है कि वॉट एवर आपका बच्चा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटिस्टिक है, अब ऑटिस्टिक में भी तो 3 लेवल्स है ना सर।
एक हम्म। आपका माइल्ड लेवल आ गया, एक मॉडरेट आ गया, एक सिवियर आ गया। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ ऑटिस्टिक हो, उसमें सेंसरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें कोमॉर्बिड और भी बहुत सारे इश्यूज मल्टीपल अटैच्ड हो सकते हैं, जिससे रिलेटेड फैमिली को जो है वो साइको एजुकेट किया जाता है। तो इससे भी विलिंगनेस जो है वो फैमिली की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है। और इसके अलावा मैं हमेशा बात करती हूँ हर जगह पर कि एक फैमिली सिर्फ स्पेसिफिकली वन टू वन बेसिस पर आपके पास क्लिनिकल ओपीडी में आएगी, अब चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आए, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आए, या मल्टीपल हमारे प्रैक्टिशनर्स के पास आए, थेरेपिस्ट के पास। हम्म। आप जब एक ही डोमेन में बाकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 20 फैमिलीज ऑटिज्म की आ रही है, जो अपने बच्चों को ऑटिज्म की ट्रीटमेंट के लिए लेकर आ रही है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो फैमिलीज के लिए जहां पे वो 20 की 20 फैमिली मौजूद हो। अब उसमें उनके हम्म। दादा दादी, नाना नानी, खाला चाचू चाची, मामी, सब लोग शामिल हों, जो जो उस बच्चे के साथ अटैच्ड है, और जो वाकई में समझना चाहते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्यों बच्चे में शुरू हुई, और हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, क्या इसका इलाज है या नहीं है। एक फैमिली हम्म। 10 जगहों पे अलग अलग जा रही है, वो स्कूल में अलग बात कर रही है, वो रिहैब सेंटर में अलग बात करती है, फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास अलग जाती है, फिर इवैल्यूएशन के लिए वो अलग जाती है। तो क्या एक ऐसा पैनल एक ही जगह मौजूद ना हो, जिसमें स्कूल भी शामिल हो, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी हो, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, जो डाइट प्लान्स बताएं बच्चों का, जिसमें हमारे एंटायर टीम जो है वो शामिल हो, ताकि एक ही लूप में फैमिली को ओवरऑल उनके कंसर्न्स का जो है वो जवाब मिल सके। तब जाके उनको एक सोशलाइज्ड अवेयरनेस होगी, एक साइको एजुकेशन उनको मिलेगी, उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हाँ, हम सिर्फ एक अलहदा खुद ही नहीं है, हमारे साथ बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके साथ बहुत सारे बच्चों के साथ सेम इश्यूज हैं, किसी में माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, किसी में एडिशनल कोई और चीजें भी हैं। ठीक है। हम्म। और विलिंगनेस इस तरह भी होगी कि अगर हम अवेयरनेस बाहर निकल के आउटडोर जो है वो कोलैबोरेटेड इवेंट्स करवाएं इस तरह के, जैसे कि हम बहुत सारे और मल्टीपल जो है वो सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से हम्म। हम सब लोगों को मिलके फर्स्ट प्रायोरिटी में इन चीजों में ज्यादा काम करना चाहिए, जहां पर हम फैमिली को अवेयरनेस दे रहे हो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसऑर्डर बेस्ड। ठीक है। अब रिनाउंड हमारे पास यूएचएस है, आगा खान है, लियाकत नेशनल है, हमारे पास और भी मल्टीपल बहुत सारे अच्छे अच्छे, काजिम ट्रस्ट है जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, मैं शिफाम की अगर नाम लूं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ब्रांच उनकी इतनी सक्सेसफुली जो है वो आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट ने जो है वो सेकंड ब्रांच अपनी ओपन की है, जो इन प्रोसेस जो है वो अपना काम कर रही है। हम्म। सो ये सारे इदारे अगर मिल के कोलैबोरेटेड एक प्लेटफॉर्म पे और एक पैनलिस्ट के साथ फैमिलीज को अवेयरनेस दें, तो क्यों नहीं हमारे सोसाइटी में चेंज आएगा। फैमिली एक्सेप्ट करेगी और विलिंग होगी कि हाँ, हमें एक ही जगह पर सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं विलिंग होकर अपने बच्चे को लेकर आए और एक कंप्लीट पैकेज ऑफ ट्रीटमेंट अवेल करें। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि आप क्या समझती हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे बहुत सी जगहों पे शायद वो पैनल वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं उन पेरेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए जो आपको लग रहा हो कि हेजिडेंट हैं सर्विसेज लेने पे, हम कैसे उसको इंडिविजुअली भी प्रोफेशनल इस पे काम कर सकते हैं? अच्छा सर, आई नो दैट एंड आई एम टोटली एग्री विद यू फ्रॉम दिस पॉइंट कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो, वो थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं। ठीक है। अगर बहुत मॉडर्नाइज्ड फैमिली भी है, वो भी दो बार सोचती है आने के लिए। ठीक है। तो अगर हम बाकी फैमिलीज की बात करें ऑब्वियसली, तो वो थोड़ा हेजिटेट होंगी कि यार हम जाने से पहले अगर हमें एक सेफली जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे इदारे जिसमें शिफाम भी शामिल है, हम जो है वो टेलीफोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशंस दे रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे दूसरे इदारों में होम विजिट्स भी हो रहे होते हैं, प्रैक्टिशनर्स जो है वो कर रहे होते हैं, जहाँ पे
टीम जाके जो है वो फैसिलिटेट कर रही होती है, केस जो है वो एनालिसिस करती है, देन वो न्यूरोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करती है आके कि भाई इस तरह का केस है, फैमिली चाह रही है कि एक कंप्लीट पैकेज ऑफ ट्रीटमेंट जो है उनके सामने रखा जाए इस केस के अकॉर्डिंगली। देन वो डिसीजन लेने में उसको आसानी हो जाएगी कि सेफली हम अपने बच्चे को अब लेकर आए या ना आएं। ये जो उनकी हम्म। वर्किंग है ना, जो एक टाइम कंज्यूमिंग वाली मैं बात करूं, अगर मैं हम्म। एज अ फैमिली खुद भी सोचूं तो मैं सबसे पहले सोचूंगी कि यार मुझे घर बैठे मेरे बच्चे के बारे में पहले टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या तरीका कार होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी जो मैं सेफली अवेल कर सकूं। एंड देन फिर जब मैं बाहर निकलूं तो मुझे पता हो कि पहले मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे ये सर्विसेज अवेल करनी है, इसका जो है ट्रीटमेंट उसका आउटकम इतने ड्यूरेशन में आएगा, आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, अब तो अवेयरनेस बहुत हो चुकी है, अब फोन पे भी जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। आपको मल्टीपल जो है वो टीम मेंबर्स ऐसे होंगे जो घर आके, जैसे ईईजी का टेस्ट है, वो अब टीम जाके जो है, मैं लियाकत नेशनल की बात करूं या और रिनाउंड हॉस्पिटल सेटअप्स की बात करूं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं कि वो बच्चा जो कि सही से सेटल डाउन नहीं हो सकता, जो कपल्स को प्रॉब्लम हो रही होती है हॉस्पिटल सेटअप्स पे ला के ईजी करवाने की, वो फैसिलिटीज आपको घर में दी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें बहुत आम हो गई हैं, हमारे पास भी मल्टीपल फैमिली मेंबर्स के कॉल्स आ रहे होते हैं और हम उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, डायग्नोसिस से रिलेटेड भी, एक हियरार्की प्रॉपर चैनल से रिलेटेड भी, के सीक्वेंसिंग आपको किसके पास पहले जाना है, उसके बाद क्या तरीका कार होगा, आप थेरेपीज किस किस तरह से किन कितने दिनों में, और क्या पैकेजेस होंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, कब कब आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, कब कब आप जो है वो अपने प्रैक्टिशनर से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जो है वो ओपीडी में फॉलोअप्स ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो टेलीफोनिक भी हो सकती है, और टीम मेंबर्स जो है वो जाके भी एक सेफली एनवायरनमेंट के साथ आपको जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि पेरेंट्स अक्सर बहुत से इन सारी चीज़ों को काफ़ी सेंसिटिव हुए होते हैं और इन टॉपिक्स को काफ़ी सेंसिटिव समझते हैं। तो जब प्रोफेशनल्स के पास आते हैं वो, तो आप क्या समझती हैं कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो कैसे या किस तरह लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी उनकी क्या होनी चाहिए कि वो पेरेंट्स से इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकें और उनको यकीन दिला सकें कि इसका बेनिफिशियल आप ही हैं। ओके, सो एक प्रैक्टिशनर या एक थेरेपिस्ट के लिए अब उसमें न्यूरोलॉजिस्ट से लेके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लेके एक एंटायर टीम आ जाती है। हमारा काम ही जो है वो कथारसिस सुनना और काउंसलिंग करना है, साइको हम्म। एजुकेट करना है। हमारे अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। जैसे मैं एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन की बात करूं कि जब हम प्रॉपर नॉर्मल वायरल के लिए भी ईआर में जाते हैं और डॉक्टर हमें कोई बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा मिल जाता है, जिसके सिर्फ अच्छी तरीके से बात करने से आधी बीमारी हम्म। दूर हो जाती है, थोड़ा सा होप मिल जाती है, मोटिवेशन आ जाती है कि अरे कोई खतरे की बात नहीं है, अब आराम हम्म। से बैठ के बात करते हैं। जो हम्म। सवालात सोच के नहीं आए होते वो भी डिस्कस कर लेते हैं और एक घंटा भी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो इसी तरह जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो वर्डिंग वो यूज कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फैमिलीज के लिए। सबसे पहली बात यह है कि हर तरह की फैमिली आपके पास आ रही होती है, आपको इतना स्मार्ट और अपनी फील्ड में इतना मैं समझती हूँ कि इतना मेच्योर होना चाहिए कि सामने फैमिली की साइकी को देखते हुए आप उसको साइको एजुकेट करें। हम्म। ठीक है, अपने अल्फाज, अपनी हैंडलिंग, अपनी ओवरऑल सारी चीजें, क्योंकि बेस आप ही पर कर रहे हैं। फैमिली जो है वो हर तरह से कट होके आपके पास आई है, कितनी एक्सपेक्टेशन के साथ, कितनी होप के साथ, कितनी मोटिवेशन के साथ। तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है और जो आपका फर्स्ट मीटअप है वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी हैंडलिंग पे, कि आप किस तरह फैमिली को जो है वो अटेंड करें। सो दिस इज रियली हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, वो ये कि आप क्या समझती हैं कि क्या डिफरेंट साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं जो कि स्टिग्मा को मजीद बढ़ाते हैं। और दूसरा ये कि आपके पास, जैसे आपने अभी कहा कि डिफरेंट सोशल इकोनॉमिकल
बैकग्राउंड से लोग और फैमिलीज आ रहे होते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि उनको हिट होना स्टिग्मा का भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है और उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट हो सकता है? ऐसा होता है या सबको एक ही तरह से हो रहा होता है? नहीं सर, बिल्कुल ये बात तो अंडरस्टूड सी बात है कि हर फैमिली जो है वो अलग होती है। हर फैमिली हम्म। जो है वो बहुत अलग अलग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होकर आ रही होती है। हर फैमिली जो है वो अपनी गूगल वर्किंग, अपनी मीडिया वर्किंग, अपनी सर्कल से अवेयरनेस लेके हम तक पहुंचती है। ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ा बल्क में जो है वो डाटा होता है कि हम्म। उनके सवालात ज्यादा होते हैं और हमारे जवाबात जो है वो कम पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल जो साइकोलॉजिकली डिस्टरबेंस होती है, वो फैमिली लेकर आ रही होती है, उसमें भी उनको अवेयरनेस की नीड होती है। जब आप डिस्कस करते हैं, एक्चुअली ये फैमिली टू फैमिली ना वेरी करता है। अगर हम्म। मैं इस पे अभी डिस्कशन करूं तो मैं स्पेसिफिक फिर एक या दो पॉइंट्स पर आपसे कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे पास तो एक बल्क आ रहा होता है फैमिली का। ठीक है, हम्म। वो बहुत सारे अपने कंसर्न्स लेकर वन बाय वन जो है वो आ रहे होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें उनका जवाब जो है वो देना होता है, उनको साइको एजुकेट करके, उनकी काउंसलिंग करके, उनके कंसर्न्स जो हैं वो समझ के। अब अगर हम नेक्स्ट टाइम ये एक लाइव सेशन करें और इसी सवाल पे करें कि वो क्या की पॉइंट्स या वो क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो फैमिली फेस करके सोशली, इकोनॉमिकली या साइकोलॉजिकली हमारे पास आ रही होती है, ताकि हमें आसानी हो हम्म। जवाब देने में। राइट, हम इसको बिल्कुल एक नया सेशन भी अरेंज करेंगे इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। एक हमने बात की कि फैमिलीज को इश्यूज हैं, बहुत से इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल हों, सोशल हों, और अवेयरनेस की कोशिश हम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, और बहुत से लोग और इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि एक सोसाइटी में कैसे पता चलेगा कि उस अवेयरनेस का फर्क पड़ रहा है? क्या की इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता लगे कि हाँ, अब स्टिग्मा जो है वो रिड्यूस हो रहा है? कैसे पता चलेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है सर आपका ये। हमें कैसे पता चलेगा कि स्टिग्मा रिड्यूस हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि टैबू रिड्यूस हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो अब हमें नॉर्मल स्कूल्स में भी नजर आ रहे हैं, या वो जो अभी इन प्रोसेस है ट्रीटमेंट के वो इंक्लूसिव पैटर्न पर नजर आ रहे हैं? ठीक है, या वो फैमिलीज जो पहले हेजिटेट होती थी, जो घर से नहीं निकल रही होती थी, वो अब जगह जगह रिहैब सेंटर्स में या हमारी ओपीडी सेंटर्स में नजर आ रही हैं? ठीक है, ऐसे पता चलेगा कि आप हॉस्पिटल सेटअप्स में पहले फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट खाली होता था, अब भरा हुआ नजर आता है। हम्म। ऑक्यूपेशनल थेरेपी को कोई नहीं जानता था, अब आप हम्म। कहीं पे भी चले जाएं आपको ओपीडी भी नजर आएगी, आपको थेरेपीज भी नजर आएंगी। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में एक प्रॉपर पीटी ओटी की टीम, जो क्लैश आ रहा होता था, पता ही नहीं होता था ओटी क्या है, हम्म। पीटी क्या है, अब वो रिजॉल्व हो गया। क्यों, कैसे हम्म। हो गया? क्योंकि फैमिली में अवेयरनेस बढ़ गई। हम्म। ये ऑटोमेटिकली आप देखें, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, पहले सिर्फ प्रैक्टिशनर होते थे और ऑडियंस गायब होती थी, हम्म। अब हम्म। ऑडियंस नजर आना शुरू हो गई। पहले कोई एस टी बी टी ओ टी पी टी के रोल को नहीं जानता था, पहले कोई ये नहीं जानता था कि अरे न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क क्या है, हम्म। न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जरी जो करते हैं उनमें फर्क क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डॉक्टर होते हैं या वो इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव रिपोर्ट इवैल्यूएट करते हैं। हम्म। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी एक जैसा काम करती है या नहीं? स्पीच थेरेपी टूल्स के थ्रू करवाते हैं या वो अपनी उनकी खुद की इंटरवेंशंस होती हैं? बिहेवियर पे काम कैसे किया जाता है ये तो हम भी कर लें घर पे, हम्म। लेकिन अब आप देखिए हर जगह बल्क नजर आ रहा है। आप देखिए आपके प्रोग्राम में कितने प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, और उसके साथ हम्म। साथ आप केसेस लेना शुरू कर रहे हैं लाइव हम्म। सेशंस में। हम्म। तो हमें मीडिया के थ्रू, हमें यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, हमें कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपना सक्सेसफुल रिकवर्ड केस अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पे और हम्म। मीडिया इंस्टाग्राम पे, हमें ऐसे पता चल रहा है कि अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर प्लेटफॉर्म पे बढ़ती चली जा रही है। ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमें हर गली मोहल्लों में ये सेंटर्स, थेरेपी सेंटर्स जो है वो खुले हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक ब्रांच नहीं, मैं दूर क्यों जाऊं, मैं शिफाम की बात क्यों ना करूं, हमारी हम्म। पहली ब्रांच जो है उसमें हम बच्चे इनरोल करने की जगह नहीं है, तो हमें दूसरी ब्रांच जो है वो ओपन करनी पड़ी। ठीक है, तो हम्म। इससे क्या हम्म। पता चलता है कि इस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है।
इस हम्म। तरह बल्क आ रहा है, इस तरह लोग मोटिवेट हो रहे हैं, इस तरह लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको साइको एजुकेशन मिल रही है मल्टीपल प्लेटफॉर्म से। अब वो मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वो थेरेपी सेंटर्स हो, वो रिनाउंड हॉस्पिटल सेटअप्स हो, वहां पे हर जगह आपको ये अवेयरनेस मिल रही है। और इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हाँ, अब हमारी फैमिली हमारे साथ है, अब हमारी सोसाइटी हम्म। ने हमारे साथ एक कदम आगे बढ़ के मूव करना शुरू कर दिया है, हमें अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है, हमारे साथ एक कोलैबोरेटेड वर्किंग स्टार्ट कर दी है। अगर हम यहाँ पे आधे घंटे का सेशन बच्चे का रखते हैं, तो उसमें स्कूल भी शामिल होता है, उसमें फैमिली भी शामिल होती है, जिसमें सेंसरी डाइट भी उनको हैंडओवर की जा रही होती है, वीकेंड्स पे उनको होम मैनेजमेंट प्लान्स भी हैंडओवर किए जा रहे होते हैं, उनको साइको एजुकेट भी किया जा रहा होता है, उनको मल्टीपल इन हाउस ट्रेनिंग्स भी दी जा रही होती हैं, और उनको आउटडोर प्लानिंग्स में शामिल भी किया जा रहा होता है कि कैसे हम आपके बच्चे को आपके साथ मिलके सोशल इंटरेक्शन में और सोशलाइजेशन में जो है वो बाहर मूव करवा सकते हैं सोसाइटी में, टू बीइंग एज अ इंडिपेंडेंट वन। तो राइट। इस तरह तो पता चल रहा है अ वेराइटी ऑफ मल्टीपल चीजों से कि हाँ, वाकई में अब हमारी फैमिली जो है उसमें बहुत डिजास्टर जो है वो चेंज आया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस हम तरह ये हमें आउटकम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राइट, तो हम कह सकते हैं इन सारी इंडिकेशंस को देखते हुए कि पाकिस्तान और हमारी सोसाइटी में भी हम पॉजिटिवली मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। चाहे हम इसकी स्पीड पे बहस कर सकते हैं, स्पीड और तेज होनी चाहिए या कम होनी चाहिए या कैसे प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन एटलीस्ट वी आर मूविंग पॉजिटिवली इन द राइट डायरेक्शन के एटलीस्ट अवेयरनेस की मुख्तलिफ लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुख्तलिफ लोग और इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस काम करने की कोशिश कर रही हैं, और उनका रिजल्ट भी कुछ हमें नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लोगों की विलिंगनेस टू कम टू द प्रोफेशनल्स, के उस जो सर्विसेज लेने की तरफ लोग माइल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो इसी आखिरी बात के साथ हम इस अपने इस वाले सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी डिफरेंट टॉपिक्स पे आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन अपनी तरफ से जारी रखेंगे। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और वक्त दिया और इस टॉपिक पे हमने बात की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे आप सबसे भी, और अना हसन आपसे भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर हुमायूं, लास्ट में आपका। और मैं अपनी प्यारी सोसाइटी को, अपने प्यारे फैमिली मेंबर्स को, और ये जो हमारे छोटे छोटे ट्विंकल लिटिल स्टार हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं हमारे, मैं कभी भी क्लाइंट और पेशेंट का टैग जो है वो यूज नहीं करती, मैं हमेशा उनको कंज्यूमर्स कहती हूँ। हमारे बच्चों को तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि हम और हम सब लोग आपके साथ हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस वजह से क्योंकि आपने हमें अंडरस्टैंड किया, हम पे ट्रस्ट किया, और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग आ रहे होते हैं हमारे पास, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी बेहतरीन सर्विसेज को मजीद जो है वो बेहतर बनाएं आपके साथ मिलके। बस आपकी कोलैबोरेशन और आपकी सपोर्ट की नीड है। और हमारे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो आउटकम आ रहा है, और इससे मजीद अच्छा आ सकता है अगर इसी तरह से मीडिया, जैसे सर आप जो है, और मैं नाम लेना चाहूंगी राबिया अजीज आपका, और बाकी जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। एक छोटी सी गुजारिश हमारी मीडिया के लिए भी होगी कि जो मॉर्निंग शोज हैं, जो न्यूज शोज हैं, वो भी हम प्रैक्टिशनर्स को बुलाएं, वो भी फैमिलीज को बुलाएं जो अपने बच्चों के, अपने बड़ों के, अपने घर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जो है वो एंटरटेनमेंट पे तो काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान की हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तो है कि हमारे जो प्यारे वन हैं, जो इन तमाम चीजों से फेस से गुजर रहे हैं, हमें उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेनी है। अगर हम नहीं हम्म। लेंगे तो कौन लेगा? बिल्कुल तो ऐसा ही है। एंटरटेनमेंट को भी साथ चलाएं, और इस अवेयरनेस को भी मीडिया के थ्रू जो है वो एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मीडिया का, सोशल मीडिया का हमारे पास। हम्म। तो हमें हम्म। सपोर्ट चाहिए आप तमाम लोगों की। और
बहुत अच्छा इंशाल्लाह। रिजल्ट आ सकता है अगर हम एक साथ काम करें। सो थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। फॉर इनवाइटिंग इंशाल्लाह। मी। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम मजीद जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स पे इसी तरह आपके साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया जी, और इसी के साथ हम आप सब से भी इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।